प्रश्न 8। भारत की प्रमुख घुमंतू जनजातियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया। उत्तर, घुमक्कड़ अथवा खानाबदोश जनजातियां, नोमैड ट्राइब्स। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ जनजातियां ऐसी पाई जाती हैं जो अपना कोई निश्चित और स्थायी आवास नहीं बनाती हैं, बल्कि वे भिन्न भिन्न गांवों, शहरों और जंगलों तथा पहाड़ियों पर अस्थायी झुग्गी झोंपड़ी, घासफूस, बांस, टाटपट्टी आदि का उपयोग करके अस्थायी आवास बना लेती हैं और थोड़े समय तक वहां रहते हैं जब तक उनकी आजीविका का साधन मिलता रहता है। इसके पश्चात उस स्थान को छोड़कर सपरिवार दूसरे स्थान पर जाकर इसी प्रकार स्थायी आवास बनाकर निवास करने लगते हैं और अपनी जीविकोपार्जन के लिए तथा परिवार के भरण पोषण के लिए कुटीर उद्योग, कृषि से संबंधित सामग्रियों का निर्माण, स्थान स्थान पर जाकर भोजन की तलाश करना, कुछ श्रम करना और श्रमिक कार्य करना आदि द्वारा अर्थार्जन करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। घुमंतू जनजातियों की भांति ही निम्न तबकों के हिंदू और मुसलमान की अनेक जाति समूह भी खानाबदोश का जीवन यापन करते हैं। इनमें कुछ भिक्षार्जन करते हैं, कुछ खेल तमाशे दिखाते हैं, घूम घूम कर गाना बजाने का कार्य करते हैं और लोगों से पैसा मांगकर अपना भरण पोषण करते हैं। कुछ ऐसी जनजातियां और हिंदू जातियां भी खानाबदोश का जीवन यापन करती हैं जो क्या साबित करना चाहता है तू? प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हुई अस्थायी आवास करती हुई अपना जीवन यापन करती हैं और ये घुमक्कड़ जातियां और जनजातियां जड़ी बूटी बेचने का काम, जीव जंतुओं का तेल निकालकर उसे बेचने का काम, आंजन, काजल या झड़फूंक बैगा, गुनिया का काम, लोहे के छोटे छोटे औजार जैसे छुरी, चाकू, तीर, भाला, बर्छी, कुल्हाड़ी आदि बनाने का कार्य, इनके बच्चे और औरतें इनके साथ मिलकर सकस, बाजीगरी, खेल तमाशा दिखाने का कार्य तथा गाना और नाच करके नार्जन करते हैं, जिससे इनका भरण पोषण होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खानाबदोश जातियां या भ्रमणशील जातियां बरगुंडा, सांसी, हबूरा, सनौरिया, बागड़ी, खासी, फकीर आदि जनजातियां और जातियां घुमंतू जनजातियां कही जाती हैं। इनमें से कुछ जनजातियां आवश्यकता पर चोरी और अनैतिक व्यापार का काम भी करती हैं। बावड़िया या बौड़ी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान की घुमक्कड़ जनजाति है जो हिंदू धर्म से उत्प्रोत है। इसी प्रकार एरिया राजस्थान और दिल्ली के आसपास पाई जाने वाली घुमंतू जनजाति है जो विशेषतः गांव के बाहरी हिस्से में निवास करती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये बहुत आज्ञाकारी तथा डरपोक प्रकृति की होती है। प्रायः ये चटाइयां बनाते हैं और घूम घूम कर बेचते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बहेलिया जनजाति जो पश्चिम बंगाल और बिहार में भी पाई जाती। बिहार में इन्हें मूला कहा जाता है। अधिकांशतः ये शिकार करती हैं और पक्षियों को पकड़ती हैं। बहेलिया मुस्लिम भी होते हैं। मूसाहर ये ऐसी जनजाति है जो चूहे के मांस को खाती है तथा बिहार के रहवार और मूसाहर आज श्रमिक का कार्य अधिक करते हैं। बगदी मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की घुमक्कड़ जनजातियों में से एक है जो कुलीगिरी, लकड़ी काटना और मध्य प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में रखा गया है जो कंघा, डोरी, रस्सी आदि बनाने का कार्य करती हैं। छोटे मोटे पस आदि भी बनाती हैं तथा गाय और बकरी चुराने का कार्य भी करती हैं। उपरोक्त घुमंतू जनजातियों के अतिरिक्त अनेक घुमंतू व्यावसायिक या पेशेवर जनजातियां भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बात तो सही है। व्यावसायिक अथवा पेशेवर खानाबदोश जनजातियां प्रोफेशनल नोमैड्स। इस प्रकार की घुमक्कड़ जनजातियां भारत में अधिक पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः ढोल और बाजे वाले, सपेरे, चाकू, छुरी बनाने वाले और उसमें धार लगाने वाले तथा जांता चक्की, चक्री आदि की टिकाई करने वाले और उन्हें बेचने वाले तथा मरम्मत का कार्य करने वाले पेशेवर जनजातियां आकर देखने को मिलती हैं, जो आर्थिक कारणों से देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर छोटे छोटे व्यवसाय या पेशा करके अपना भरण पोषण करते हैं। इन जनजातियों में भकत जनजाति जो कश्मीर में अधिक पाई जाती है। ये कलाप्रेमी होते हैं। संगीत और कला के प्रदर्शन के साथ साथ भिक्षार्जन भी करती हैं। इसी प्रकार उत्तरी भारत की कलंदर जाति, पंजाब की बहुरूपिया, महाराष्ट्र की गोंडडाली जाति भी संगीत और नृत्य द्वारा मनोरंजन करके धनार्जन करती है। राजस्थान के ढोली और छोटाऊ प्र की बंजारा तथा तुराहिया जनजाति के लोग अपनी कला और कर्तव्य के लिए जगत प्रसिद्ध हैं, जो घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत और बिहार की अनेक जनजाति जैसे कंजर, जाल डालकर पक्षियों को पकड़ते हैं अथवा शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। मरे हुए जानवर की खाल भी निकालकर बेचने का कार्य कंजर जाति करते रहे हैं। इनकी स्त्रियां देह व्यापार का काम भी करती हैं, जो प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से किया जाता है और अर्थार्जन के लिए किया जाता है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुजरात की थोडी जाति जो राजकोट के पास निवास करती है, ये भी घुमक्कड़ जीवनयापन करती हैं जो घासफूस, बांस और सूपा आदि की चटाइयां बनाने का कार्य करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर घूम घूम कर बेचते हैं तथा गधों की पीठ पर अपना सामान लादकर अस्थायी आवास बदलते रहते हैं। इस प्रकार ये भी खानाबदोश का जीवनयापन करते हैं। म, प्र और छ, ग में भी बैंगा, गुनिया, बरगुंडा जनजाति के लोग सपेरा, झाड़फूंक करने वाली जातियां, वनौषधि एकत्र करके जगह जगह तंबू लगाकर बेचने वाली जनजातियां जैसे घिसारा, खुमरा, सेकुलगर आदि जनजातियां निरंतर भ्रमण करते हुए खानाबदोश का जीवनयापन करती रहती हैं। इसलिए इन्हें भ्रमणशील जनजातियां भी कहा जाता है। इन भ्रमणशील जातियों में उत्तर भारत की हबूरा जनजाति खानाबदोशी और अपराधी जनजाति भी मानी जाती रही है। ये अपने आप को चौहान, राजपूतों का वंशज मानती हैं और सांसी जनजाति से मिलती जुलती हैं। ये चोरी डकैती के कार्यों में संलग्न रहती हैं। इनमें अविवाहित लड़कियों को काठियावाड़ और कच्छ क्षेत्र के मिथिना जाति के लोग अपने को राजपूत मानते हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही होती हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत की भांटू एक कुख्यात घुमक्कड़ और अपराधी जनजाति रही है जो चोरी डकैती का कार्य करते थे। ये भी अपनी उत्पत्ति का दावा राजपूतों से करते हैं तथा चित्तौड़गढ़ को अपनी मातृभूमि समझते हैं। पंजाब की जाति काफिर भी घुमक्कड़ जनजाति थी जो वर्तमान में बीजापुर में स्थायी रूप से रहने लगी। 1926 में भांटू जाति के अपराधी समूह को अंडमान द्वीप में बसाने का प्रयास किया गया जहां वो निवास करते हुए खेती किसानी करने लगे और अपराधी वृत्ति को त्याग दिया। समझ रहे हो? प्रश्न 9। भारतीय जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द सोशियो कल्चरल प्रोफाइल ऑफ ट्राइब्स। उत्तर पम रविशंकर शुक्ल वी 2015-19। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कल्चरल प्रोफाइल वेरिया एल्विन ने 1943 में भारत की जनजातियों का सांस्कृतिक वर्गीकरण किया और इस आधार पर उन्होंने जनजातियों को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया। प्रथम श्रेणी में वे आदिवासी लोग आते हैं जो अत्यधिक आदिम हैं, संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा दुर्गम एवं घने जंगलों में निवास करते हैं। ये लोग झूम कृषि करते हैं। इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बहुत सरल है। कई बार तो ये सभ्य समाज के लोगों को देखकर डरकर भाग जाते हैं अथवा पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इनमें मध्य भारत के बस्तर क्षेत्र की पहाड़ी गाड़ियां, उड़ीसा के जुआंग, गढ़वा और बोदो आदि जनजातियां प्रमुख हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दूसरी श्रेणी में वे जनजातियां आती हैं जो प्रथम श्रेणी की भांति ही एकाकी एवं परंपरावादी हैं, किंतु इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। ये लोग अपने सामूहिक जीवन को त्याग कर व्यक्तिवादी हो रहे हैं और इनमें गरीब एवं अमीर में भेद पाया जाता है। ये खेती के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कम करते हैं। अब ये झूम खेती त्याग रहे हैं और सभ्य लोगों को देखकर डरते नहीं हैं। तीसरी श्रेणी में वे जनजातियां आती हैं जो आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के अत्यधिक संपर्क के कारण अपनी मूल संस्कृति खो चुकी हैं या जो मिटने की ओर हैं। इनका आदिवासी धर्म, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास, सामाजिक संगठन आदि छिन्न भिन्न हो गए हैं। परिणामस्वरूप ये कष्ट और सांस्कृतिक संपर्क की कई समस्याओं से ग्रसित हैं। चौथी श्रेणी में वे जनजातियां आती हैं जो प्राचीन कुलीन वर्ग की हैं। इनमें भील एवं नागा लोग प्रमुख हैं। इन लोगों ने बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी अपनी मौलिकता को बनाए रखा है। ये लोग उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं, जैसे भील अपने को प्रशासक वर्ग एवं क्षत्रियों में सम्मिलित करते हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मजूमदार एवं मदान का मत है कि एल्विन के वर्गीकरण को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके वर्गीकरण से तो ऐसा लगता है कि आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने के कारण जनजातियों को केवल हानि ही उठानी पड़ी है। फिर यह वर्गीकरण स्थिर भी नहीं है, क्योंकि ज्यों-ज्यों जनजातियां आधुनिक नगरीय एवं औद्योगिक समाजों के संपर्क में आती जाएंगी, एल्विन का वर्गीकरण भी कम महत्वपूर्ण होता जाएगा। शरतचंद्र राय एवं हट्टन ने जनजातियों के सरकार, ईसाई मिशनरियों एवं हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण हुए परिवर्तनों की प्रशंसा की है। मजूमदार एवं मदान ने सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा है। वे जनजातियां जो उन्नत समुदायों के संपर्क में नहीं आई हैं और ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति से दूर हैं। वे जनजातियां जो ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति से प्रभावित हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। वे जनजातियां जो ग्रामीण नगरीय समुदायों की संस्कृति के संपर्क में आने पर भी किसी भी प्रकार की असुविधाओं एवं कठिनाइयों का सामना नहीं कर रही हैं।
1952 में इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क ने एक जनजाति कल्याण समिति की स्थापना की जिसने भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण निम्नांकित 4 भागों में किया। आई जनजाति समुदाय, ई अर्ध जनजाति समुदाय, ई पर संस्कृति ग्रहण किए हुए जनजाति समुदाय एवं पुनर्तः आत्मसात जनजातियां। उदाहरण: क्या बात है सर, क्या बात है सर। जनजातियों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताएं, कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस ऑफ ट्राइब्स। जनजातीय संस्कृति मूलतः आदिम संस्कृति है जिस पर लोक संस्कृति का विशालतम स्वरूप खड़ा है। आज भी अनेक ऐसी जनजातियां हैं जिनमें आदिम संस्कृति के कई मूल तत्व पाए जाते हैं। अनेक आधुनिक परिवर्तनों के बावजूद जनजातियों में आंशिक बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनकी मान्यताओं परंपराओं के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। जनजातियों के रूढ़िवादी मन किसी भी बदलाव को तभी ग्रहण करते हैं जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि बदलाव के कारण उनकी सहजता में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। आदिम समाज प्रमुखतः वनोपजीवी रहा है। जनजातीय लोगों का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर है। आज भी अधिकांश जनजातियों का निवास एकांत घने जंगलों में देखा जा सकता है। आदिम समाज के लोग अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के पेड़ पौधों, नदी, नालों, पहाड़ों तथा जंगलों से ही करते रहे हैं। जनजातीय समूह यदि किसी चीज से प्रभावित अथवा परिवर्तित होते हैं तो वह संस्कृति ही है। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति सोचने और बोलने की है। मनुष्य के पास विवेक है और विवेक के मूल में ज्ञान तथा अनुभव है। आज भी अधिकांश जनजातीय लोग प्राकृतिक जीवन जीते हैं। किसी अरे कहना क्या चाहते हो? समय आदिम मानव के पास न वस्त्र थे न मकान। वह अपने शरीर पर वृक्ष के पत्ते या छाल लपेटता था। वृक्षों के नीचे ही उसका निवास था। उस समय उसे कोई चिंता थी तो केवल भोजन की। जंगली कंदमूल, फल की तलाश ही उसके जीवन का उद्देश्य था। शिकार करना उसका एक प्रमुख कार्य था। जनजातीय लोगों में प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों के प्रति सहज विश्वास रहा है। इसी विश्वास के आधार पर जनजातीय समाज के लोग वृक्षों, नदी, पहाड़ तथा जंगल में किसी न किसी देवता का वास मानते रहे हैं। कई ऐसी जनजातियां भी हैं जो पशु और पक्षियों में देवता का वास मानती हैं। बैगा जनजाति के लोग सूअर पूजक हैं। सूअर उनके लिए नारायण देवता है। अनेक जनजातियां मगर, मछली, गाय, बैल, भैंस और नंदी पूजक हैं। पितृ पूजा और सूर्य पूजा के अलावा यहाँ भेड़ और बकरी की पूजा की जाती है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। भूमि जनजातीय लोगों में सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमुख कारक है। जैसे जैसे लोग पृथ्वी पर सुविधापूर्वक निवास के लिए बढ़ते गए, त्यों त्यों प्रकृति और मानव के अंतर्संबंध और प्रगाढ़ होते गए। जहां जहां मनुष्य को रहने लायक पृथ्वी दिखी, वहां वहां लोग पहुंच गए। लोग विषम परिस्थितियों के बावजूद हर जगह रहते आए हैं, क्योंकि वे वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति निर्मित करने में सफल रहे। भारत में भी जनजातीय लोग कठिन भूभागों में रहने के आदी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वांचल आदि राज्यों में जनजातियों के रहने की भौगोलिक दृष्टि से ऐसी दुर्गम जगह है जहां उनकी अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में, बस्तर के मुरिया, माड़िया घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। भील भीलाला सड़क से दूर दूर घर बनाकर रहते हैं। कोरकू जनजाति के लोग कतारबद्ध ढाणा बनाकर किसी बड़े कस्बे के निकट निवास करते हैं। भारिया पातालकोट में जमीन से 2500 फीट नीचे रहते हैं। मंडला के वेगा घने जंगलों में गांव बनाकर रहना पसंद करते हैं। राजस्थान के भील तथा गरासिया लोग जंगलों में ही रहने के आदी हैं। यहाँ हमें इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है कि मनुष्य जाति जिस वातावरण या परिवेश में रहती आई है तथा जिस भूमि को उसने रहने के लिए चुना है, उसी के अनुरूप मनुष्य अपने जीवन को ढाल लेता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जनजातियों सामान्यतः वनोपज तथा कृषि पर निर्भर हैं। वनोपन पर सभी जनजातियों को अधिकार है। महुआ, कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां आदि प्रत्येक जनजाति के लोग जंगलों से एकत्रित कर सकते हैं। वे वनोपज को किसी स्थानीय हाट बाजार में बेच सकते हैं। पहले वे वस्तु विनिमय के माध्यम से ऐसा करते थे। आवास संस्कृति के केंद्र रहे हैं। जीवन की सभी गतिविधियां वहीं संचालित होती हैं जहां मनुष्य रहता है। आवास, चाहे आदिम समाज हो या लोक समाज, मनुष्य को स्थायित्व देता है। आदिम समूहों अक्सर एक जनजाति के लोग एक साथ मकान बनाकर रहते हैं या नगरों के निकट अपने ढह बनाकर यहाँ साथ रहने के सुख का आनंद उठाते हैं। कोरकू जनजाति के लोग कतारबद्ध मकानों का ढाणा बनाते हैं। भील लोग अपना पृथक पृथक फालिया बनाते हैं। टोडा जनजाति के लोग विशेष प्रकार के बने हुए मंदिरनुमा लकड़ी के मकानों में रहते हैं।
पूर्वांचल के लोग बांस के मकान बनाते हैं। मंडला क्षेत्र के गोंड आदिवासियों के मकान ग्रामीण वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हैं। घर बनाना अपने आप में एक कला है। तो क्या नाचो मैं? प्रत्येक जनजातीय संस्कृति में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनके पीछे अनेक पीढ़ियों की बौद्धिक और आत्मिक सोच होती है। वास्तव में मनुष्य ने प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर अपने भीतर से संस्कृति का रूप प्रकट किया। आदिम संस्कृतियों के स्वरूप निर्मित करने में जीवन शैली तथा परंपराएं, आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति में मनुष्य का संपूर्ण आचरण सम्मिलित होता है। यही कारण है कि संस्कृति मनुष्य के भीतर सत्य तथा नैतिकता की कई परतें निर्मित करती है। मानवशास्त्री सदैव यह मानते रहे हैं कि संस्कृति कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह तो मनुष्य के संस्कारों में घुली मिली रहती है। संस्कृति में धर्म, कानून, राजनीति, प्रेम, घृणा, उत्कृष्टता तथा निकृष्टता सभी कुछ समाये होते हैं। आदिवासी संस्कृति की झलक हमें उनके जन्म, विवाह तथा नृत्य संस्कारों के अवसर पर देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं तथा प्रथाओं के निर्वाह में आदिम संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण तत्व उजागर होते हैं। What? भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और जादू टोना करने वाले आदिवासी लोग जीवन के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। यह लोग बैगा, भोपा, खड़वा तथा गुनिया ओझा आदि की आज्ञाओं को देवताओं के आदेश समझकर पूर्णतया उनके अनुरूप आचरण करते हैं। किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक अनुष्ठान में संपूर्ण जनजाति अथवा गांव की सहमति और सक्रिय भागीदारी होती है। पारस्परिक सहयोग और एक दूसरे के सुख दुख में सदैव भागीदारी जनजातीय समुदायों की प्रमुख विशेषता है। संस्कृति में किसी भी जनजाति, समाज और देश के स्वप्न और स्मृतियां मौजूद होते हैं। संस्कृति समाज के लोगों को एक पहचान देती है। संस्कृति ही लोगों की प्रतिष्ठा का कारण बन जाती है। कोई भी व्यक्ति, समाज तथा देश संस्कृति विहीन नहीं है। जीवन में प्रयोग में आने वाली भौतिक वस्तुओं में भी संस्कृति के प्रमुख तत्व की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक, साहित्यिक और कलात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त होती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मनुष्य के उठने बैठने, बोलने, चालने तथा पहनने ओढ़ने तक से उसकी संस्कृति पहचानी जा सकती है। किसी भी अंचल तथा देश की संस्कृति वहां के लोगों की जीवन शैली के अलावा सबसे अधिक कला तथा वाचिक परंपरा के माध्यम से व्यक्त होती है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि संस्कृति में वे सभी बातें मौजूद होती हैं जिनके माध्यम से मनुष्य संवेदनशील और विश्व की सर्वोत्तम कृति बनते हैं। जनजातीय समुदायों की कला परंपरा उनके अनुष्ठानों और सामाजिक उत्सवों के अवसर पर देखी जा सकती है। गीत, नृत्य, संगीत, चित्र तथा शिल्प की परंपरा प्रायः प्रत्येक जाति, जनजाति और समुदाय में पाई जाती है। मनुष्य में सृजन की स्वाभाविक इच्छा होती है और नृत्य मनुष्य की इस इच्छा का प्रथम सोपान है। नृत्य एक ऐसी आदिम प्रबल अनुभूति मानी जा सकती है जिसने मानव के आंतरिक और बाह्य जगत को आनंद की लय दी और उसे वाद्य और संगीत के माध्यम से सौंदर्य प्रदान किया। भाषा, चित्र, मूर्ति तथा काव्य उसकी इसी सृजनात्मक इच्छा का परिणाम है। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जनजातीय लोगों में सहअस्तित्व की प्रबल भावना पाई जाती है और इसकी अभिव्यक्ति सामूहिक नृत्य ज्ञान के माध्यम से हुई है। वास्तव में देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य पालन की मूल भावना आदिम समूहों के सभी क्रियाकलापों में पाई जाती है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के प्रथम नर्तक के रूप में चित्रित किया गया है। आदिम समाजों में भी बदले रूप में शिव की मान्यता पाई जाती है। जनजातियों में शिव की कल्पना नर्तक के रूप में तो की गई है, परंतु साथ ही सृष्टि के सृजक के रूप में भी की गई है। इन लोगों में शिव नाम से तो कई देवता नहीं पाए जाते हैं, परंतु बस्तर के मुरिया माड़ियाओं का आदि देव लिंगोपन, कोरकुओं का मूलागोंड, मंडला के गोंडों का बड़ा देव, बौगांव का नानगा बैगा और नंगी बैंगन, भीलों के गवरी का नायक बूढ़िया तथा नायका राय शिव तथा पार्वती के समरूपी आदिम देवताओं की पूजा की जाती है। बस्तर के मुरिया माड़िया के अनुसार उनके देवता धरती का निर्माण करने वाले तथा वनस्पति पैदा करने वाले देवता हैं। उनके देवता ने ही नृत्य, वाद्य और संगीत की सर्वप्रथम रचना की। जनजातियों में शिव और विष्णु को संयुक्त रूप में पूजा जाता रहा है। आदिम देवताओं में शिव और विष्णु को सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप ही अनाज संग्रह करने वाली आदिम जातियां पहले की तुलना में कृषि कर्म पर अधिक निर्भर हो गई तथा अन्न का उत्पादन करना ही उनका मुख्य लक्ष्य हो गया। यहीं से जनजातियों में व्यवस्थित कृषि सभ्यता का विकास हुआ।
जैसे जैसे उनमें कृषि सभ्यता का विकास हुआ, उसके साथ साथ ही ललित और शिल्प कलाओं का भी विकास होता गया। इसी समय से पेट की भूख के साथ साथ मानव की मानसिक तथा आत्मिक भूख के साधनों का भी विकास हुआ। यहीं से आदिम नृत्यों से लोक नृत्यों का प्रारंभ हुआ। आदिवासियों में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। जनजातियों में नृत्य करना उनकी परंपरा का एक हिस्सा है। बस्तर के मुरिया आदिवासियों में प्रत्येक किशोर लड़की को गोटुल में नाचना, गाना बजाना अनिवार्य है। मंगनी, सगाई, विवाह, मड़ई, पर्व, त्योहार आदि ऐसे मौके हैं जिनमें युवक युवतियां बड़े उल्लास के साथ नृत्य क्रीड़ा में सम्मिलित होते हैं। आदिम नृत्य एकल प्रदर्शन से परे समूहगत होते हैं। इन नृत्यों में सामान्यतः स्त्री पुरुष एवं बड़े छोटे का कोई भेद नहीं होता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आदिम और लोक नृत्यों के स्वरूप को निश्चित करने में भौगोलिक और भौतिक कारकों यही नहीं, अभी और सुनिए, का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोक नृत्य जातीय संस्कृति के संवाहक होते हैं। किसी नृत्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह किस जाति समूह, संस्कृति का नृत्य है। लोक नृत्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये समय के लोकप्रिय तत्वों को आत्मसात करते रहे हैं। यही वास्तव में लोक नृत्य की जीवन शक्ति है। पूर्व में हम जनजातियों का भौगोलिक, प्रजातीय और सांस्कृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत कर चुके हैं। विभिन्न जनजातियों का भौगोलिक परिवेश एक दूसरे से कुछ भिन्नता लिए हुए होता है। इसी भिन्नता की स्पष्ट छाप उनकी जीवन शैली और समग्र रूप में उनकी संस्कृति में देखी जा सकती है। परिस्थितियों की भिन्नता के कारण अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों और संकुलों का निर्माण किया गया। इसी दौरान सामूहिक जीवन के कारण प्रथाओं, परंपराओं, आचरण संबंधी नियमों आदि का विकास हुआ। कहीं पर संस्कृति का एक विशेष रूप निर्मित हुआ तो किसी अन्य स्थान पर कुछ भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। इस प्रकार सामान्यतः जनजातीय लोगों की संस्कृति और उनके सामाजिक जीवन में विविधता देखने को मिलती है। ए चुप बे!